ओके चलो लास्ट में कौन सा न्यूमेरिकल किया था? 6। ओके सो 7 न्यूमेरिकल ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस कांस्टेंट के ऑफ इक्वेशन इन अ डेज एंड किलोमीटर। ओके आपको इस के को किस में कन्वर्ट करना है? डेज एंड किलोमीटर। जो अभी किस में है? सेकेंड एंड मीटर। तो सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? डे। और मीटर को किलोमीटर। गुड। The moon is at a distance of 3.84 cross 10 to 5 kilometer from the earth. Obtain its time period of revolution in a, आपको डेज में टाइम पीरियड फाइंड करना है। बात समझ में आया? तो सिंपल सा है। कैप्लर्स लॉ आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। याद है? याद आया आपको सेकंड लॉ? हम पता है इस प्रोपोर्शनलिटी के बाद कोई कांस्टेंट के रख सकते। वैसे हमें के फाइंड करते थे। मैं अभी वो स्टेप आपको लिख के ना बताऊं और सीधा बताऊं तो आप लोगों ने कल कौन सा चैप्टर भाई? यही चैप्टर में 2 स्टेप आगे के 2 न्यूमेरिकल में हमने किए थे। तो याद आ रहा है? एम बी स्क्वायर अपन आर इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर। वहां से किसका वैल्यू मिलता था? फिर वी इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, ऊपर जाएगा वी नीचे, टी स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर अपन वी स्क्वायर। फिर वी स्क्वायर का वैल्यू रखते थे तो आर क्यूब हो जाता था। तो यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर, मतलब यहाँ पे सामने टी स्क्वायर और ए आर क्यूब, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब होगा। उसके अलावा क्या बचा? 4 पाई स्क्वायर अपन जीएम दैट इज के, दैट इज व्हाट के। बात क्लियर हुई? कोई डाउट? तो अब ये समझ में आया कि आपको के किसका वैल्यू है। ओके सो दैट इज 10⁻⁻13 अभी दिया गया है। लेकिन आपको सेकंड में से किसमें कन्वर्ट कर देना है? डे में। तो हम ये सब नहीं करेंगे, हम सब ओरली करेंगे। 10⁻13 रखा कि नहीं रखा? अब सेकंड छोटा यूनिट, सेकंड में से डे में जाना है, मतलब बड़े में से छोटा जाना है, छोटे में से बड़े? छोटे में से बड़े यूनिट पे जाना है। अगर आप बिगर टू स्मॉलर जाते हो मल्टीप्लाई करना है। इस सिंपल सा मैं 10 से सिखा के आ रहा हूं, नहीं भी सीखे हो तो अब सीख लो कि बिगर टू स्मॉलर यूनिट मतलब व्हाट? मल्टीप्लाई करना है। और स्मॉलर टू बिगर मतलब डिवीजन। तो अभी हम स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं, सेकंड टू डे तो डिवीजन करना है। अब सेकंड से पहले डे में जाए, आवर में जाएंगे। तो कितने आवर, कितने सेकंड्स होते हैं 1 आवर में? 3600। तो देखो 3600 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर में। और ऐसे कितने आवर होते हैं डे में? 24। तो अब डे में चले गए, सेकंड आवर, और उस तरह से हम कहा गए डे में। सेकंड टू आवर मतलब 3600 और डे आवर टू डे मतलब 24। डिवाइड क्यों किया? समझ में आया क्यों किया? स्मॉलर टू बिगर कन्वर्जेंस। गॉट इट? सेकंड का यहां पे क्या पावर था? स्क्वायर था कि नहीं? तो हमें भी यहां पे स्क्वायर करना है। बोलो कोई डाउट? वापस मीटर टू किलोमीटर में जाना है तो अगेन स्मॉलर टू बिगर। तो क्या करना रहेगा? डिवाइड। लेकिन मीटर कहां पे है? डिनोमिनेटर में। तो डिवीजन भी डिनोमिनेटर में शो करना है। 1/10⁻³ 1000 होता है ना, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 10⁻³ उससे डिवाइड किया, बट डिवीजन में 1 से नीचे रखा मतलब डिवाइड किया, लेकिन वो भी किस में? डिवीजन में। इसीलिए डिवीजन में बिकॉज यूनिट में मीटर क्यूब कहा है। अब क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब। बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? ओके अब आप कैल्सी में डायरेक्टली परफॉर्म कीजिए। वाह रे वाह, आज तो सब फटाफट निकाल रहे हैं कैल्सी। वेर आर, वेर इज, हाँ चलो स्टार्ट करो। 1/24 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 3600 0. ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 1 3। ओके चलो आपका कैल्सी का यहाँ पे लिमिट आ गया, क्योंकि 12 डिजिट का आपका कैल्सी होता है बराबर। तो 9 तो ये 0 है, ये आगे वाला और यहाँ पे आगे वाला।
बात समझ में आया? तो सर कुछ कीजिए, तो इसके बाद एक स्टेप कर रहे 10⁻⁻13, मैं क्या लिख रहा हूं, 10⁻⁻13 दिख रहा है, गलती करने ही वाला था वापस, तो 1/24, 36, 10⁻²। अब कुछ समझ में आया? ये 10⁻³ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रखा चला जाएगा, और 3 का 3 पावर, यानी टोटल कितना पावर हो जाएगा? समझ में आया? अब आप सिर्फ कैल्सियम में क्या करोगे, 1/24 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 36, बराबर। अब 1 3 3, ओके, डिजिट दिखे आपको पीछे के? समझ में आया? अगर आपको ऐसा कभी हो जाए कैल्सी में, तो आपको कौन सा चाल चलना पड़ेगा, समझ में आया? क्योंकि आपका कैल्सी कहां तक का है, 12 डिजिट तक का। बात क्लियर हुआ ना? अब हम 10 के पावर को डील करेंगे, तो 10 का पावर अपसाइड ऑलरेडी कितना है, -13, 2 का 2 पावर, बट ऊपर जाएगा तो प्लस क्या होगा, 9 होगा। ओके, तो -13 -13 प्लस 9 प्लस -4, -4 -4 -8, बराबर ना? तो 1.339 क्रॉस 10⁻², इसका ऑलरेडी -8 बचने वाला था, और इधर 1 2 3 4 5 6, तो अगेन क्या आएगा, -6, -8 -6 कितना हो जाएगा, -14। बात क्लियर हुआ? समझना, देखना, सब कुछ ईजी है, कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, है ना? क्वेश्चंस देख के आंसर नहीं लिख पाते तब तक की प्रैक्टिस करनी है। ओके, स्टार्टिंग स्टेप्स वगैरह से आपको याद रहना चाहिए। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? और डेफिनेटली एक अर्थ के लिए ही दिया होगा, पता ना, 4πr² आ रहा था, तो वो अर्थ का मास होगा, हमें डाउट नहीं करना है। तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है, के को कन्वर्ट करो और टाइम पीरियड फाइंड करो, तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, बराबर। और के का वैल्यू लिया हमने, क्योंकि हमें किस में लाना था, डे में लेना था, इसलिए हमने सीधा डे वाला वैल्यू ले लिया। और ऑलरेडी हमें आर जो है वो किलोमीटर में दिया है कि नहीं, तो हम भी वो किलोमीटर में यूज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू भी किस में था, तो वो डायरेक्टली हमने किलोमीटर वाला यूज किया। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, ए आर की जगह पे, 2 की जगह पे नहीं। सो अब आप क्या करोगे, 1.339 इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 3.84, 3 बार, 75.818, ओके गुड, 8 उसके बाद था 3 इंटू 10⁻⁻14, और दिस इज 15, तो -14 प्लस 15 मतलब 1 पावर यहाँ पे सॉरी आगे बढ़ा दे पॉइंट को, तो दैट इज 75.18। आया समझ में? दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, टी स्क्वायर, तो 75.18 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। ट्वेंटी 27.53 डेज, यानी ऑलमोस्ट 27.5 डेज। क्लियर हुआ? कंफर्म? कोई डाउट? ओके, अब 400 किलोग्राम इज द सर्कुलर, सॉरी, अब 400 किलोग्राम सैटेलाइट इज द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। एक सैटेलाइट का मास दिया है स्मॉल m, ओके, बट उसका जो रेडियस है वो कैसा दिया है, 2r, अर्थ के रेडियस से डबल, ऑर्बिटल का रेडियस। ओके, अबाउट द अर्थ, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू इट्स सर्कुलर ऑर्बिटल ऑफ हाउ मच रेडियस, 4r। उसका रेडियस जो 2r स्मॉलर था, उससे और दूर ले जाना है 4r रेडियस पे, तो कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, दोनों का उस ऑर्बिटल में एनर्जी फाइंड करेंगे, दोनों का उस ऑर्बिटल में क्या फाइंड करेंगे, दोनों के एनर्जी डिफरेंस जो आएगा उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? हाँ या ना? ओके, तो व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो तो लेटर ऑन की बात है, बट सैटेलाइट के एनर्जी का बात आ रहा है, तो पता है हमने सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ रिलेशंस पढ़ा था। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज -x, काइनेटिक एनर्जी इज -x/+x/2, काइनेटिक एनर्जी इज +x/2, अगर पोटेंशियल एनर्जी -x है तो टोटल एनर्जी -x/2, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव रहेगा। बात क्लियर? ओके,
ओके चलो समझते हैं। तो मास ऑफ सैटेलाइट m इक्वल्स टू 400 किलोग्राम। हाउ मच किलोग्राम? 400। इनिशियली एनर्जी इनिशियल एनर्जी दैट इज माइनस जी एम ई एम अपन 2 आर ई। ये कहां से आया सर? ओके तो आपको अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो आपने अभी कुछ चीजें याद रखी थी, याद आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बता दिया, क्या लिया था उसको? तो आपने बोला था कि सर टोटल एनर्जी क्या होगा, बराबर? तो -1/2x, x इज नथिंग बट व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला था? जी m1 m2 अपन, था कि नहीं? था कि नहीं? तो आपने वही तो यूज किया, जी m1 m2 हो गया, फिर नीचे क्या है? r। तो 2 is the formulas 2 and r is the distance between that planet and earth, जो कितना रेडियस बताया गया था पहले? किसी को डाउट है? कंफर्म? नहीं तो फिर ये फॉर्मूला याद ही नहीं, डिराइव करना पड़ेगा। और किसी को फॉर्मूला डिराइव करना है तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर कहां से मिलेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मिला था, पता है अभी? तो उसको 1/2 और m से मल्टीप्लाई करो, मैंने थ्योरी में किया था। इस साइड भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा, चलो ना मैं बता देता हूं। इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 m, तो इधर भी 1/2 m से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा? जी एम एम अपन 2r बनेगा, यस और नो? और वो माइनस जी एम एम अपन आर, ये दोनों को ऐड करो तो ए वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर इंटू 2, और वो भी माइनस। इतना लंबा करना है ना, बोलेंगे मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने आपको बताया था, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे न्यूमेरिकल में आए, अगर डायरेक्ट एक स्टेप करना है तो मैंने आपको याद रखवाया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैंने लिखा नहीं काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो x/2 होगा, तो टोटल एनर्जी कितना होगा? अभी काइनेटिक की मुझे जरूरत नहीं थी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंक्लूडिंग ओवर हियर, ओके? बट मैंने पोटेंशियल से सीधा क्या बताया? टोटल। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया ना? वो ये शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब आपने वो थ्योरी में ध्यान दिया है, और मैंने बहुत जोर दे के ध्यान दिया था उसमें। गॉट इट? कहाँ काम आएगा? क्लियर? नीट और जी में तो डेफिनेटली काम आएगा ये शॉर्टकट, ओके? बट तब तक याद रहना चाहिए, है ना? दिस इज द मेन थिंग। ओके तो चलो, एक टू आर ई क्लियर हुआ, 2 2 4। अब रेडियस डबल होगा ना 4 आर ई, तो ये जो आर का डिस्टेंस था वही चेंज हो जाएगा, 4 आर ई, तो कितना हो जाएगा? 8 आर ई। बस अब मैंने क्या बोला था, एनर्जी का डिफरेंस लो, ए एफ माइनस ई आई, ए एफ आगे ले लिया, माइनस माइनस ई आई कहा ले लिया? पीछे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस वाला आगे। यहां से एक और स्टेप आएगा हमारी लाइफ में, डायरेक्ट नहीं आएगा, जी एम ई एम अपन 4 आर ई, कॉमन निकाल लें तो 1 बचा, -1/2, 8 में से 4 निकल गया, 2, 1/2, 1 - 1/2, 1/2, 1/2 जी एम ई एम अपन आर ई, तो 2 और सॉरी 4 आर ई, क्योंकि ये तो 1/2 बचा ना, और यहाँ पे 4 था, तो 2 4 था। 2 स्टेप करेंगे फिर हमें आंसर मिलेगा जी एम ई एम अपन 8 आर ई। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? कोई डाउट? ओके, अब इसका वैल्यू भी फाइंड करना है हमें। क्या क्या फाइंड करना है? वैल्यू। तो देखो, जी का वैल्यू रखे, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू रखे, और बल्कि इस न्यूमेरिकल में तो मास ऑफ अर्थ दिया भी नहीं गया है, जो तो हमें याद भी नहीं है। किसको याद है मास ऑफ अर्थ? बेटा कल कैलकुलेट किया था, 3 × 10⁻²4, वो 24 पावर नहीं आ रहा था। तो देखो, व्हेन यू आप ब्रॉडनेस ऑफ माइंड बढ़ाओगे ना, तो आप साइंस में टिक पाओगे, अच्छे से टिक पाओगे। पता नहीं कहाँ का आंसर कहाँ लॉजिक बन के काम आ जाए। कल एक न्यूमेरिकल देखा था ना, स्मॉल जी से मास फाइंड किया था और कैपिटल टी से मास फाइंड किया था, और मैं वो पॉइंट में गलती लग कर रहा था, तो हमें मिला था कि नहीं 10⁻24 वाला, 3 × 10⁻24। तो वो याद है तो आप इसमें इसका वैल्यू पुट कर सकते हो, 3 × 10⁻24। बट मुझे ये पता है कि उसमें दिक्कत ही रहेगी। तो जब भी आपको जी एम ई और खास करके नीचे आर ई दिख जाए और कैलकुलेशन में यूज करना हो, और ऊपर कोई डेटा ना दिया हो, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ तो वैसे याद रह जाएगा आपको, कितना है
और वो याद रखना ही है, कुछ तो याद रख के जाना पड़ेगा। बट अगर मास ऑफ अर्थ में डाउट हो तो हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर ले, आर से डिवाइड कर ले, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और दिस इज, आपको पता है कि और कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है, और उसका वैल्यू तो कितना सिंपल है, 9.8। और हमने काफी बार थ्योरी में जीएमई अपन आर को जी में कन्वर्ट किया है, वो एस्केप स्पीड में भी हमने किया था, √GRE वाला फॉर्मूला किया था कि नहीं। सो यू हैव टू बी टेक केयर ओवर हियर, ध्यान रखोगे ना। देखो आया, मैंने गलती की तो भी, मैंने 3 क्रॉस 10⁻24 बोला था, जो 6 क्रॉस 10⁻24 है। अगर वैल्यू देते तो कौन सा देते, 6 क्रॉस 10⁻24। बात क्लियर हुआ, कोई डाउट। बट हमने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, एम तो निकाल लिया, स्मॉल एम और 8 निकाल लिया। बात क्लियर हुआ। तो उस तरीके से जीएमई अपन आर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल जी में। स्मॉल जी का वैल्यू है 9.8, मोर प्रिसाइजली 9.81। स्मॉल मास वो तो दिया गया था, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास 400 किलोग्राम। आर का वैल्यू आपको दिया नहीं गया है, बराबर। वैसे आप 6.4 ले सकते हो, क्योंकि आपको 64 वाला ही पता होगा ना। आप क्या याद रखोगे, मतलब कि 6.4 क्रॉस 10⁻3, यहां से 3 पॉइंट गए, अगेन 10⁻3 फॉर मीटर, तो क्या हो गया। ओके, अपने कैलकुलेशन में इसको भी ऐड कर लेना ताकि पता चले कि कहां से है, या से साइड पे करके, बराबर, ताकि आपको पता चले। तो अब इसके अकॉर्डिंगली क्या चेंज आता है, चेक इट आउट। 9.81 इंटू 400 इंटू 6.4 इंटू, सॉरी, बस एक ही बार आएगा, डिवाइड बाई 8। 331 पॉइंट क्रॉस 10⁻, 1 2 3 पॉइंट आगे 3.13 लिखेंगे, 10⁻9 लिखेंगे। ओके, 124 130 ऑलमोस्ट सेम ही लग जाएगा। गॉट इट ना। ओके, अब आपको ऐसा बताया था कि व्हाट आर द चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट, क्या मनदीप, क्या हंसी आ रही, बोलो। ओके, तो आपको बताया गया था कि व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सा है कि रिड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड विच इज डिनोटेड बाय व्हाट, डेल्टा के। ओके, अभी ये जो आया ना 3.9 क्रॉस 10, 3.13 क्रॉस 10⁻9 जूल, दैट इज द चेंज इन व्हाट, टोटल एनर्जी। वो क्या है, चेंज इन टोटल एनर्जी। ओके, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, वापस वो कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर क्या होता है, -x, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, x/2, एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी, -x/2। क्लियर है, हाया ना। तो सिंपल सा है, टोटल एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज जितना ही होगा। यस और नो, देखो दोनों x/2 सिर्फ अगर ये पॉजिटिव चेंज है तो ये कौन सा होगा, क्योंकि माइनस का साइन भी है, दिखा। बात समझ में आ रही है। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की वैल्यू रिमेन सेम, बट काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव तो टोटल एनर्जी, बट टोटल चेंज इन टोटल एनर्जी पॉजिटिव तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हमने देखा कि टोटल एनर्जी का चेंज तो पॉजिटिव आया, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसा होगा, नेगेटिव। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेगेटिव आया तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि रिड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी। बाकी ये भी याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे प्लेनेट दूर जाएगा स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसका बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है, कंफर्म। तो इसको हम 1 3 ही लिखेंगे, बराबर। अब यहां पे देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, एक्स है वैल्यू, माइनस बाद में देखेंगे। टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या है, x/2, मतलब टोटल एनर्जी का आधा वैल्यू है किससे, पोटेंशियल से। तो पोटेंशियल का डबल हो जाएगा टोटल से, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी चेंज इन डबल ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी। बट आपको पता है दोनों नेगेटिव, बराबर है या नहीं, दोनों नेगेटिव। तो मुझे है ना फॉर्मूला तो ऐसा ही रखना है, जब डेल्टा ई का वैल्यू इटसेल्फ में क्या रखूंगा, ओके सॉरी, डेल्टा ई का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आया था ना, तो फिर ये 2 बार नेगेटिव ऐड करके पॉजिटिव करने का क्या मतलब, खोटा खोटा कर रहे हैं। सिंपल सा है, 2 इंटू डेल्टा ई, तो 2 डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रखेंगे ना, बराबर।
और हम रखेंगे 3.13, नहीं कि 3.125, उनके जैसे चेंज नहीं करेंगे, उन्होंने ऊपर 124 लिया, नीचे 125 कर दिया, तो 3 इंटू 3.13, सॉरी 2 इंटू 3.13 6.26 और 10⁹ तो था ही था, तो 6.26 10⁹ जो, बोलो कोई डाउट? तो पोटेंशियल एनर्जी का, ओके सिंपल, टोटल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव था, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहां पे जैसे ये लिखा है ना सेंटेंस, वैसे एक सेंटेंस यहां पे भी लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल इंक्रीज इन अ पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखना पड़ेगा? इंक्रीज इन अ पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट लाइक दिस। तो न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? कुछ वर्ड्स मैंने आपको लिखने के बोले क्लियर, क्योंकि वही दो आंसर थे, रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन सॉरी इंक्रीज इन अ पोटेंशियल। थोड़ा हाईलाइट मैनर में अच्छे से प्रेजेंटेशन के थ्रू लिखना है, ताकि वो नजर में भी आए और उसके मार्क्स भी मिले। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? कंफर्म? ओके, तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ थियोरिटिकल है, समझ लेते हैं। यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स by putting it inside a hollow conductor. Can you shield a body from the gravitational influences of nearly matter by putting it inside on a hollow sphere or by some other means? देखो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, you can shield the charge from electrical forces. एक स्पीयर होलो ले लूं और उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज रख दूं, तो मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको बचा सकता हूं। उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ज्यादा डिटेल्स में हम 12th में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ पे डील करने वाले? 12th में, बराबर। बट यू कैन सी, यू कैन लिटरली अंडरस्टैंड लाइक दिस कि आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर एक चार्ज है, चार्ज सेट पे फोर्स लगा सकता है, लेकिन जब वो हॉलो स्फीयर के अंदर वो चार्ज चला गया, उसके बाद बाहर चाहे जितना भी बड़ा चार्ज लाओ, चाहे जितना भी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाओ, उस चार्ज पे कोई इफेक्ट होने वाला जो अंदर है। समझ में आया? बाकी दो प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, अगर बाहर होता तो भाग जाता, या माइनस होता तो अट्रैक्ट हो जाता, बट ऐसी कुछ चीजें भी नहीं दिखने मिलेगी जब स्पीयर से बाहर हम बड़े बड़े चार्ज लेके आए और अंदर हमने स्पीयर के अंदर चार्ज रखा हो, क्योंकि वो आउट हो गया, फील्ड में से बाहर निकल गया। तो क्या सेम चीज ऐसा हो सकता है कि दो मास के बीच में अट्रैक्शन ही होता है? वहां पे रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों होता है चार्ज के केस में, मासेस के बीच में यहाँ पे क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो क्या अब ऐसा कोई केस हो सकता है कि हम एक स्पीयर ले, स्पीयर के अंदर मास ले और उसके बाहर हम बड़े बड़े मास लेके घूमे, तो अट्रैक्शन की वजह से वो मास क्या करे? इन्फ्लुएंसेस में आ जाए। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? वो हमें बताना है। तो नो, बॉडी कैन बी शील्डेड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ नियर बाय मैटर। ग्रेविटेशनल फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? मीडियम। तो यहाँ पे ऐसा पूछा था, कैन यू शील्ड बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस? तो हम बोलेंगे नो। और बॉडी, मैंने शायद यहाँ पे कैन बोल दिया था, a body cannot shielded from gravitational influences. बॉडी को कभी भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस से बचा नहीं सकते। दो बॉडी जिनके पास मास है, मतलब समझ लो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा है। समझ में आया? बात क्लियर हुआ? बट वो स्पीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी इज जीरो, इनसाइड द स्पीयर इज जीरो, एंड दैट्स व्हाई वो चार्ज जो अंदर घूम रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो वो थोड़ा अनदर पोर्शन हो जाएगा जो आपको 12th में पढ़ना है। बट यहाँ पे मतलब उसको बोलते हैं, मैंने अभी एक वर्ड बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो सर नाम बोला था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा शील्डिंग या इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ऐसा शील्डिंग पॉसिबल है, मास के लिए है ना। तो अभी लिखा है, अ बॉडी कैन नॉट बी शील्ड फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। वीडियो देखा था आप लोगों ने, उसको ग्रेविटी डिटेक्ट नहीं होती है, उसके बाल दिखे थे अपने, है ना, हवा में उड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डिटेक्ट नहीं होती है, बराबर। इफ द स्पेस स्टेशन ऑब्टेनिंग ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज, कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी? अगर स्मॉल स्पेसशिप है तो उसको नहीं लग रहा है, अगर ज्यादा बड़ा साइज का स्पेसशिप होता तो क्या उसको लगेगा? तो ग्रेविटी लगेगा। तो बोल रहा है यस, इफ द साइज ऑफ स्पेसशिप इज एक्सट्रीमली लार्ज देन ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द स्पेसशिप में भी बिकम मेजरेबल। स्पेसशिप का साइज जो था वो छोटा था, इसलिए उसका मास कम था। उसका मास कम था तो ज्यादा ग्रेविटेशनल इफेक्ट दिखने मिला नहीं। एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा स्पेसशिप बना देते तो फिर उसका मास भी बढ़ेगा,
उसका मास बढ़ेगा तो सामने ग्रेविटेशनल फील्ड भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा, तब उसको ग्रेविटी फील होगा एंड दैट बिकम मेजरेबल। बराबर। द वेरिएशन ऑफ जी कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड। अर्थ के हाइट से जैसे जैसे आप जाते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता था, और स्पेसशिप तो ऐसा नहीं होगा ना कि हिमालय की हाइट पे होगा, बहुत हाइट पे होगा, तो वो जी के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, उसको भी डिटेक्ट किया जाता है। थियोरिटिकल है, थोड़ा कंप्लीट कर सकते हो आप। इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू सन and due to the moon, would find that sun's pull the greater than the moon's pull? You can check with yourself using data available from succeeding exercise. आगे हम देखेंगे. However, the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of sun. Why? आपको पता है tidal effects आता है, जिसको हम गुजराती में भरती है नोट बोलते हैं. जो सी वाटर होता है ना, वो लैंड्स के बहुत नजदीक फिर बहुत दूर चला जाता है. वो क्यों? क्योंकि अर्थ को दो साइड से पुल अप मिल रहा है, अर्थ वाटर को खास करके. एक सन पुल कर रहा है, दूसरा मून. तो अगर वो मून की वजह से अट्रैक्ट होके आएगा तो बहुत नजदीक आएगा बीच पे, और जब सन की वजह से आएगा उसी बीच पे तो बहुत नजदीक नहीं आएगा, थोड़ा ही आएगा. इसका मतलब मून का जो पुल है वो ज्यादा है किसके कंपेयर में? सन. तो टाइडल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन इनवर्सली ऑन क्यूब ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली पे डिपेंड्स है. अनलाइक फोर्स विच डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनवर्सली द स्क्वायर. फोर्स तो 1/r² पे डिपेंड है, बट टाइडल इफेक्ट 1/r³ पे डिपेंड्स है. सिंस द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द ओशन इज वेरी स्मॉल. अर्थ के नजदीक कौन? मून. फिर कौन आएगा? सन. सन दूर है, मून नजदीक है, तो मून का डिस्टेंस कम है, इसलिए उसका इफेक्ट ज्यादा है. कम डिस्टेंस ज्यादा इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी. सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका बहुत इफेक्ट कम हो जाता है. भले सन का मास बहुत ज्यादा है मास वो मून के कंपेयर में. मास ऑलवेज ग्रेविटेशनल पुल को बढ़ा देगा, मास के प्रोपोर्शनलिटी में होता है. बराबर. बट डिस्टेंस भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा. तो मास जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा रहा है सन का मास हैवी होने की वजह से, उतना उसका डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, और डिस्टेंस का यहाँ पे r³ लग रहा है, इसलिए वो उतना ही इफेक्ट को क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है. एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सन द ओशन वाटर ऑन द अर्थ, वो डिस्टेंस जो मून का है वो कम है. Therefore, the tidal effect moon's pull greater than the what? Tidal effect of sun. And this effect can be shown below for moon and sun. Sorry. जैसे आपको यहाँ पे रीजन भी दिया है कि अगर आप टाइडल इफेक्ट ऑफ मून और टाइडल इफेक्ट सन देख रहे हो तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में होता है. तो सन का मून का नीचे, सन का डिस्टेंस अप और उसका भी क्यूब. जब वैल्यूज पुट करते हैं तो टाइडल इफेक्ट ऑफ मून, अगर मैं टीएस को इधर ले लूं, इज 61.5 क्रॉस 10⁶ टाइम ऑफ टाइडल इफेक्ट ऑफ सन, डेटा के हिसाब से. बात समझ में आया? वैसे हम ये ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ये भी वैल्यूज भी याद आना चाहिए ना. वैसे सही है. अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक में हो तो सेकंड चैप्टर में आपने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा था, क्या होता है? तो ये 1.5 आ गया. सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ही था ना, डिस्टेंस ऑफ सन में, और डिस्टेंस ऑफ मून मतलब कि अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस 3.84 वाला था ना अभी. 10⁵ किलोमीटर था, तो 3 ऐड कर दे 10⁸. बट वो याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहे तो स्किप कर लो. कोई डाउट? कंफर्म? पक्का? ओके. तो आज इतना रखते हैं. एक ही न्यूमेरिकल हो पाया एक्सरसाइज का, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे.